जी तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। सब खैरियत से। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, हंसते और मुस्कुराते होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद तैयब और मेरा नाम है मोहम्मद ताहिर। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंटरटेनमेंट रिएक्शन। और आज हम जो आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं उसका टाइटल है इंडिया मास्टर प्लान फॉर वर्ल्ड वॉर 3। तो अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलो आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वर्ल्ड वॉर 3। डिफेंस एनालिस्ट्स के अकॉर्डिंग आज वर्ल्ड वॉर 3 रशिया यूक्रेन, कश्मीर, कोरिया या फिर ताइवान से शुरू हो सकती है। तो दोस्तों, क्या हम एज अ नेशन वर्ल्ड वॉर 3 के लिए रेडी हैं? 16th सेंचुरी के फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर नॉस्ट्राडामस की बुक के अकॉर्डिंग 2023 में ये ग्रेट वॉर इग्नाइट हो सकती है। नॉस्ट्राडामस के फॉलोअर्स के अकॉर्डिंग इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेकर कोविड-19 क्राइसिस तक लगभग सारे इवेंट्स के बारे में एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया है। लेकिन इनकी वर्ल्ड वॉर 3 की प्रेडिक्शन सही है या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। पर करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में वर्ल्ड वॉर 3 क्यों और कैसे शुरू होगी और इस ग्रेट वॉर के दौरान इंडिया के एलाइज एंड एडवर्सरीज कौन होंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। और करंट सिचुएशन में इंडिया ऑफ कोर्स मिलिट्रीली अपने सबसे बड़े एडवर्सरी चाइना से बहुत पीछे है, लेकिन फिर भी इंडिया के पास एक सीक्रेट वेपन है जिससे हम चाइना को इजीली डिफीट कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस सीक्रेट वेपन के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें एंड इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही इस वॉर के लिए क्या हमारी आर्म्ड फोर्सेस प्रिपेयर्ड हैं और आज न्यूक्लियर वेपन्स की मौजूदगी किस तरह से लास्ट 2 वर्ल्ड वॉर्स के कंपैरिजन में इस वॉर को डिफरेंट बनाती है। चलिए इन सभी क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आज की जियोपॉलिटिकल पिक्चर से क्लियर है कि रशिया यूक्रेन वॉर वर्ल्ड वॉर 3 को ट्रिगर कर सकती है। इस वॉर में पूरा नेटो इनडायरेक्टली ही सही बट इन्वॉल्व है। साथ ही रशिया अपनी प्राइवेट मिलिट्रीज के थ्रू पोलैंड एंड फिनलैंड जैसी नेटो मेंबर्स देशों को इंटिमिडेट कर रहा है और पैसिफिक में भी ताइवान और साउथ कोरिया को आज नेटो सपोर्ट कर रहा है। नॉर्थ कोरिया लगभग 40 न्यूक्लियर वेपन्स को होल्ड कर चुका है और अपने ICBMs के थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी रखता है। जापान एंड साउथ कोरिया जैसे US एलाइज नॉर्थ कोरिया के एग्रेशन की इस आग के चपेटे में आ सकते हैं। इधर साउथ एशिया में हिमालयाज की गोद में सिचुएटेड कश्मीर एंड लद्दाख रीजन एक और जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट है, जहां इंडिया पाकिस्तान या फिर इंडिया चाइना स्क्रिमिशेस कभी भी एक फुल ब्लोन वॉर में स्पाइरल हो सकती हैं, जो US और रशिया को भी इस कॉन्फ्लिक्ट में पुल कर सकता है। तो दोस्तों, इन रीजन से आज वर्ल्ड वॉर 3 इग्नाइट हो सकती है। लेकिन किसी भी देश के लिए वॉर के आउटकम्स उसके फ्रेंड्स एंड एनिमीज डिसाइड करते हैं। जैसे कि 1971 की इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान अगर सोवियत यूनियन इंडिया को सपोर्ट नहीं करता तो शायद पाकिस्तान US हेल्प से इस वॉर का कोर्स बदल सकता था। इसलिए वर्ल्ड वॉर 3 के दौरान कौन सा देश भारत के साथ खड़ा होगा और कौन सा देश भारत के विरुद्ध, ये जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज जापान, फ्रांस और इजराइल ही इंडिया के ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं। रशिया जो एक समय पर हमारा ट्रू सपोर्टर था, आज चाइना पर इकोनॉमिकली हेविली डिपेंडेंट है और रशिया का चाइना की तरफ ये टिल्ट इंडिया के लिए बहुत कंसर्निंग है। और इसीलिए इस बात की पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि चाइना इंडिया के कन्फ्रंटेशन की कंडीशन में रशिया न्यूट्रलिटी मेंटेन करने की कोशिश करेगा या मे बी अपनी कम्युनिस्ट हमसाए मुल्क चाइना को हेल्प करेगा। वहीं US भी इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में न्यूट्रलिटी मेंटेन करना चाहेगा और डायरेक्टली इस कॉन्फ्लिक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन हाँ, इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट में US को फायदा चाइना की हार में है और इसलिए US इंडिया की डायरेक्ट इनडायरेक्ट हेल्प जरूर कर सकता है। लेकिन दोस्तों, US और रशिया के अलावा वॉर के दौरान नेबरहुड से सपोर्ट मिलना भी बहुत जरूरी है और आज ज्यादातर भारत के नेबरिंग कंट्रीज चाइना की सैटेलाइट स्टेट्स बनकर रह गई हैं और इनके एसेट्स को चाइना इजीली इंडिया के अगेंस्ट यूज कर सकता है। खास तौर पर बांग्लादेश का चिटगांग पोर्ट, श्रीलंका का हम्बनटोटा और पाकिस्तान का ग्वादर, इन तीनों पोर्ट्स को इंडिया के लिए ट्रायंगल ऑफ डेथ कहा गया है। म्यांमार और नेपाल के भी आज चाइना से बेहतर रिलेशंस हैं और ये सभी देश आज चाइनीज डेट ट्रैप में उलझ चुके हैं और इन सभी देशों में चाइना का स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पोर्ट्स, एयर स्ट्रिप्स और माइंस कॉन्फ्लिक्ट के केस में इंडिया के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है।
तो दोस्तों वर्ल्ड वॉर 3 के दौरान हमारे ये नेबर्स चाइना को सपोर्ट कर सकते हैं एंड हेंस इंडिया को 2 फ्रंट नहीं बल्कि 3 फ्रंट वॉर की तैयारी करने की जरूरत है। इमीडिएट नेबर्स के साथ साथ आज हमारे एक्सटेंडेड नेबरहुड और इंडियन ओशन रीजन में भी यही हाल है। चाहे सेंट्रल एशिया हो या वेस्ट एशिया या फिर साउथ ईस्ट एशिया या ईस्ट अफ्रीका, यहाँ के ज्यादातर कंट्रीज आज चाइना की डेथ ट्रैप में फंसी हुई पपेट कंट्रीज हैं, जहाँ चाइना मिलिट्री बेसेस भी कंट्रोल करता है। जिबूटी का चाइनीज मिलिट्री बेस हो या ताजिकिस्तान में चाइनीज एयर स्ट्रिप या फिर रिसेंटली बन रहा कंबोडिया में रियाम नेवल बेस, और इन सभी बेसिस का यूज चाइना इंडिया के अगेंस्ट डेफिनेटली करना चाहेगा। इंडियन ओशन में भी चाइना इंडिया से ज्यादा ड्यूल यूज पोर्ट्स को कंट्रोल करता है, चाहे मालदीव्स हो या मेडागास्कर या फिर तंजानिया में बागा मोयो पोर्ट। तो दोस्तों इमीडिएट नेबरहुड में सिर्फ भूटान एकमात्र ट्रू फ्रेंड है जो अगर इंडिया को मटेरियली सपोर्ट नहीं कर सकता तो अपनी टेरिटरी को इंडिया के अगेंस्ट यूज भी होने नहीं देगा। नेपाल और बांग्लादेश को भी इंडिया ट्रस्ट में लेकर इनकी टेरिटरी को इंडिया के अगेंस्ट यूज होने से रोक सकता है। साथ ही इंडियन ओशन में भी मॉरिशस, सेशल्स, फ्रांस और यूएस बेसिस की मदद से इंडिया चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर सकता है। और दोस्तों इंडिया की इंडियन ओशन स्ट्रैटेजी पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसको आप इस चैनल पर देख सकते हैं। हेंस इंडिया के लिए वर्ल्ड वॉर 3 की पिक्चर काफी सीरियस है क्योंकि इंडिया को साइमल्टेनियसली 3 फ्रंट्स पर लड़ना पड़ सकता है और इसी पिक्चर में आती है इंडिया की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। तो दोस्तों अगर वॉर होती है तो डेफिनेटली इंडिया को टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज करने ही पड़ेंगे, और अगर इंडिया न्यूक्लियर वेपन यूज करता है तो पाकिस्तान और चाइना भी न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकते हैं, क्योंकि आज तक इजराइल के अलावा कोई भी देश 2 फ्रंट्स पर वॉर नहीं जीता है। बट हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी में नो फर्स्ट यूज और नॉन न्यूक्लियर देशों के अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स का यूज वर्जित है। न्यूक्लियर वेपन्स के साथ साथ क्या इस बैटल के लिए हमारी फोर्सेस रेडी हैं? चलिए जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि स्टडी IQ आपके लिए लाया है P2I यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू फाउंडेशन बैच। अगर आप यूपीएससी का एक अटेम्प्ट सीरियसली देना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट शॉट है, क्योंकि बेस्ट फैकल्टीज द्वारा 1000 आवर्स से भी ज्यादा की लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको हर क्लास में प्रीलिम्स के लिए MCQ प्रैक्टिस और मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलती है। साथ ही हर क्लास की स्ट्रक्चर्ड हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा आपको इस बैच में पर्सनल मेंटर भी अलॉट किया जाएगा जिनसे आप अपने एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक डाउट्स पूछ सकते हैं, और होम डिलीवरी ऑफ स्टडी IQ बुक्स भी आपको इसी बैच में कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है। सो दोस्तों इस बैच का कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो मार्केट में हाईएस्ट है, एंड अगर आप RT लाइव, जी हाँ RT लाइव कोड का यूज करते हैं सो इन सभी स्पेशल बेनिफिट्स एंड ह्यूज डिस्काउंट के साथ आप इस बैच में एडमिशन ले पाएंगे। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों करंटली इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में नियरली 1.55 लाख पोस्ट्स वैकेंट हैं। आज इंडिया में इन टोटल 38 आर्मी की डिविजन्स हैं और सिर्फ पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पर साइमल्टेनियसली डिफेंस के लिए हमें एटलीस्ट 43 डिविजन्स की जरूरत है, जबकि ऑफेंस प्लस डिफेंस के लिए एट मिनिमम 54 डिविजन्स की रिक्वायरमेंट है। और अगर इंडियन आर्मी को नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार बॉर्डर पर भी लड़ना पड़ा तो एटलीस्ट 72 डिविजन्स की जरूरत पड़ सकती है, यानी कि करंट से लगभग डबल। आर्मी के साथ साथ आज एयरफोर्स में भी यही प्रॉब्लम है। करंटली हमारे पास 30 फाइटर स्क्वाड्रंस हैं, लेकिन दोनों फ्रंट्स पर लड़ने के लिए हमें एटलीस्ट 60 स्क्वाड्रंस की जरूरत है। साथ ही ड्रोन वॉरफेयर में आज हम पाकिस्तान से भी पीछे हैं। चाइना आज 2 5th जनरेशन जेट्स को ऑपरेट करता है, वहीं दोस्तों इंडिया का 5th जनरेशन एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA अभी इंडक्शन से लगभग 15 साल दूर है। साथ ही नेवी के भी ऐसे ही हाल हैं। करंटली नेवी में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स कमीशन्ड हैं, लेकिन प्रोस्पेक्टिव थ्रेट को काउंटर करने के लिए मिनिमम 4 एयरक्राफ्ट कैरियर्स की जरूरत है, जिसमें से एक कैरियर को वेस्ट कोस्ट पर, एक को ईस्ट। जी तो गाइस आपने ये वीडियो देखी होगी, उम्मीद है कि आपने काफ़ी कुछ समझा होगा, क्योंकि सबसे पहले तो ये दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसी नौबत ही ना लाए कि वर्ल्ड वॉर 3 हो, लेकिन हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता। जो हकीकत है वो हकीकत है, क्योंकि जो इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है या एक दूसरे से जो मामलात ख़राब हो रहे हैं या आउटसाइड पे जा रहे हैं वो ठीक नहीं लग रहे। क्योंकि जब भी कोई ऐसे मामलात बनते हैं ना तो फिर वो इस वीडियो में बता रहे थे कि किस कंट्री का किस कंट्री की तरफ झुकाव होगा या किसके साथ वो आके अटैच होगी। तो ये ज़ाहिर बात है कि जो जिसके साथ ताल्लुकात होंगे या बेहतरी होगी ताल्लुकात की,
वो उस तरफ जो है ना वो ज़्यादा रजू करेगा। जिस तरह के चाइना, रशिया जो है वो इस वक्त जो है ना चाइना के साथ जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो वो तो ज़ाहिर बात है वो चाइना के साथ होगा, जो चाइना के साथ होगा तो वो पाकिस्तान के साथ होगा। तो बाकी रही इंडिया की, तो इंडिया के साथ जो है ना ये दूसरा इसराइल और जापान, अमेरिका। अमेरिका, जापान। तो पहली बात तो ये कि ये जो मामलात है ना दुआ है कि इस तरफ ना ही जाएँ तो बेहतर है। बाकी जो वेपन है ना दूसरे एटम न्यूक्लियर वेपन, वो तो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। अगर वो एक भी चल जाए तो वो मेरे ख्याल है इस खिते के लिए वो एक ही काफ़ी है। लेकिन ऐसी नौबत ना ही आए तो बेहतर है, क्योंकि हमें काफ़ी कुछ समझने और देखने की ज़रूरत है क्योंकि हमने पहले भी इस हालात से गुज़रे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया ने तकरीबन तीन ही बाकायदा बल्कि चार वार जो है ना आपस में कर चुका है। जो चौथी वार है ना वो कारगिल वार है। तो इसमें नुकसान दोनों कंट्री का हुआ है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा समझने की, सोचने की ज़रूरत है कि ऐसी स्थिति या ऐसी नौबत ना आए कि हमें फिर दोबारा उसी तरह नुकसान उठाना पड़े। तो जो उसके बाद जो तीसरी बात है ना जो सबसे अहम होती है किसी भी कंट्री के लिए, जंग जीतने के लिए, वार जीतने के लिए, उसमें भी वीडियो में भी बता रहे थे कि जो जोग्राफिया होता है ना किसी भी मुल्क का वो सबसे ज़्यादा अहम होता है जंग जीतने के लिए। तो ये जो है ना इंडिया में भी बहुत अच्छा जोग्राफियाई जो है ना है, ठीक है मामलात ऐसे जो जोग्राफिया के ना अच्छा जोग्राफिया है। तो ये जो है ना पहली बात तो ये कि होना नहीं चाहिए ऐसा जो इस तरफ से हालात इस तरफ जाएँ, क्योंकि जो है ना इस वक़्त जितनी भी कंट्री है ना वो अपनी दिफ़ा पे बहुत ज़्यादा ख़र्च कर रही है, बहुत ज़्यादा पैसा लगा रही है। सबसे ज़्यादा पैसा तो लगे दिफ़ा पे रहा है, बल्कि होना तो ये चाहिए कि जितना पैसा हम दिफ़ा पे ख़र्च करते हैं, वो अपनी अवाम पे ख़र्च करें और उनके मसाइल को देखें। तो काफ़ी ऐसे मामलात हैं जो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।